हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आरसीसी के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग जिस नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं वो आप सभी ने स्क्रीन पे देख लिया होगा। हम बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो नई भर्ती आई है 2023 की, उसके बारे में। और लगभग आप सबको मालूम होगा कि 1 सितंबर 2023 जो आने वाला है उससे दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आवेदन प्रारंभ होंगे और लगभग 1 महीने तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो सरकार ने रखी यहाँ पर 14 नवंबर, यानी 14 नवंबर से है ना इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो अगर आज से 14 नवंबर तक के बीच का अगर हम लोग सफ़र देखें तो लगभग समय हमारे पास में निकल के आता है 4 महीनों का। और ये 4 महीने अगर हम लोग एक सटीक रणनीति के साथ में काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो दिन दूर नहीं होगा जब वर्दी हमारे पास में होगी दिल्ली पुलिस की। तो बिना विलंब किए अब मैं शुरुआत करता हूँ आज के हमारे सेशन की। और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे आज हमारी जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि आपको मालूम है मैथ के 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सबसे पहले जिस टॉपिक की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं वो रहेगा हमारा क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। सुनिए दोस्तों ध्यान से, क्लास की शुरुआत करने से पहले हम लोग बात करेंगे एक नए मोटिवेशनल क्वेट के बारे में, क्योंकि यदि मोटिवेशनल क्वेट हमारे लिए सही होगा तो निश्चित रूप से क्लास को पढ़ने का मज़ा भी हमें आएगा। तो ये है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अब बिना विलंब किए मैं शुरुआत करता हूँ आज के हमारे इस गणित की नई क्लास की, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। सबसे पहले तो देखिए, हम यहाँ पर उन सब चीज़ों को देखेंगे, उन आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से मेंसुरेशन में प्रश्न उठते हैं। वो आकृति हमारे लिए क्या क्या हो सकती है? आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, कोई चतुर्भुज हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, वर्त हो सकता है। कई प्रकार की आकृतियों से संबंधित हमारे से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने शुरुआत की यहाँ पर आयत को लेकर। मालूम है आपको आयत को क्या कहा जाएगा? रेक्टेंगल। देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल जो हमारा यहाँ पर आयत है, हमने बचपन से छोटी कक्षाओं में पढ़ा था कि सर आयत एक ऐसी आकृति होती है या आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समान माप की होती है। ठीक है, देखो पहला पॉइंट तो हमें मालूम है कि सर आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान माप की होती है। देखिए, आयत एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? समान माप की होगी। दूसरी बात देखिए, आयत के अंदर बात आती है हमारे पास विकर्ण को लेकर। अच्छा, मुझे आप लोग एक बात ये बताओ कि विकर्ण का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे। और जैसे मान के चलिए हमारे पास में इस प्रकार का एक आयत है। ठीक है, समझना आप लोग एक एक चीज को। ये हमारे पास में एक आयत है। अब मैंने कहा विकर्ण का मतलब क्या होता है? तो देखो, विकर्ण उस चीज को कहा जाता है जो आमने सामने के शीर्षों को मिलाने का क्या करता है? काम करता है। ठीक है,
देखिए, समझना आप लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पर बिल्कुल गौर से। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आयत को लेकर, राइट। आपने कहा सर विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण का मतलब होता है बच्चों सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। आप कहोगे सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, राइट। और ये तो निश्चित रूप से हमें पता है कि सर सम्मुख शब्द का मतलब क्या होगा, आमने सामने। ठीक है, तो ये सम्मुख शीर्ष है। मान के चलिए इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी और इसको क्या नाम दे दिया डी। मैंने आपसे पूछा बताइए मुझे आयत के अंदर भुजाएं कौन कौन सी है। आप कहोगे सर इसमें 4 भुजा हो गई ए बी, जो किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर, और एक हो गया बी सी जो हमारा किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर ए डी के बराबर। अभी हमने सीखा कि सर आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान माप की होती है, ठीक है। दूसरी बात फिर हमने पढ़ा यहाँ पर विकर्ण क्या है, तो विकर्ण हो गया सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। तो एक विकर्ण हो गया कौन सा, AC, और दूसरा विकर्ण कौन सा हो गया हमारा यहाँ पर B और D यानी BD। अब देखिए आयत के अंदर क्या होता है, ये जो विकर्ण है ना ये आपस में बराबर होते हैं और ये परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करने का मतलब क्या होगा, आप कहोगे सर समान 2 भागों के अंदर एक दूसरे को बांटते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखना सभी। देखो मैं कोशिश करूँगा इस प्रकार से लिखने की कि आपके नोट्स साथ के साथ तैयार हो जाए, और इसकी है ना आप लोग अगर चाहो तो PDF भी ले सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको WhatsApp नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, इन पे अगर आप लोग मैसेज करोगे तो मैं आपको ना इसकी PDF भी आपके पास में भेज दूंगा। तो देखिए हमने सीखा यहाँ से कि सर आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर यानी आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बात आप सब याद रखना। देखो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पर जो आयत का विकर्ण हमारे को दिखाई दे रहा है AC, ये किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर ये बराबर होगा BD के, क्योंकि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब हो गया समान 2 भागों में बांटते हैं। अगर ये 5 है तो बताओ ये भी कितना होगा, 5। अब ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सर ये वाला विकर्ण अगर पूरा 10 है तो ये वाला विकर्ण भी 10 होगा, तो ये भी 5 होगा और ये भी कितना होगा, 5। इसका मतलब ये चारों चीजें हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी, बराबर निकल के आ जाएगी। मान लीजिए प्रतिच्छेदन बिंदु को हमने O नाम दिया, तो आप क्या कहोगे, सर यहां से AO का मान किसके बराबर होगा, CO के बराबर, CO का मान किसके बराबर होगा, BO के बराबर, और BO का मान किसके बराबर हो जाएगा, DO के बराबर। इन चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से सीखना, क्योंकि प्रश्न किसी भी कंडीशन में हमारे को मिल सकता है। मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल 0 से लेकर हाई लेवल तक आपको पहुँचाने की, ठीक है। देखो यहाँ तक का अपना काम हो गया, ये चीज़ें हमारी क्लियर। हमने पढ़ा आयत क्या होता है,
आयत की 4 भुजाएं आ गई। दूसरी चीज और याद रखना, आयत का जो प्रत्येक कोण है ना दोस्तों, ये प्रत्येक कोण बताओ कितने डिग्री का होता है? तो आप कहोगे सर एक समकोण होता है 90 डिग्री का। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। क्लियर? अब आओ इसके क्षेत्रफल के ऊपर। तो मेरी बात सुनो, एक तो हमारे से पूछेगा वो आयत का क्षेत्रफल, मुझे बताइए दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई इंटू चौड़ाई। क्योंकि अगर आयत की बात करें तो मुझे बताओ आयत एक कैसी आकृति है? तो आप कहोगे सर आयत हो गई हमारी कौन सी आकृति? यानी यह है 2D आकृति। क्यों 2D आकृति क्यों है? क्योंकि आपने कहा सर 2D आकृति इसलिए है कि इसके अंदर कितनी विमाएं होती है? तो आप कहोगे सर 2 विमा। और बताइए वो 2 विमा कौन कौन सी है? तो आप कहोगे सर एक हो गई लंबाई और दूसरी कौन सी हो गई? चौड़ाई। क्लियर? 2 विमा होती है। इसके बाद देखो ध्यान से, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और एक हमारे पास में काम में आता है आयत का परिमाप। तो सुनना आप लोग मेरी बात को ध्यान से, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस का चौड़ाई। अब क्षेत्रफल तो आपको पता है एरिया हो गया, वो बीच की जगह जो आयत के अंदर हमारे को दिखाई दे रही है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है परिमाप का मतलब? तो एक चीज तो आप लोग ये ध्यान रखना, ये जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर परिमाप, इस परिमाप का दूसरा नाम क्या होता है? तो आप कहोगे सर इसे कहा जाता है परिमिति। ठीक है, या तो कह दो परिमाप या कह दो परिमिति, एक ही बात है। तो इसका मतलब है दोस्तों चारों ओर की जो माप है उसका क्या करना पड़ेगा बताओ? योग करना पड़ेगा। ठीक है, चारों ओर की जो माप है उसका योग करो, वो क्या कहलाएगा? परिमाप कहलाएगा। अब मान के चलिए ये हमारे पास में एक आयत है और मैंने आपसे कहा आयत की लंबाई को मैंने L मान लिया, ये L है तो ये भी L होगी। आयत की चौड़ाई को मैंने B मान लिया और ये B है तो ये भी क्या होगी? B, क्योंकि आयत के अंदर आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समान माप की होती है। क्लियर? अब देखो इसका चाहिए हमारे को परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? चारों भुजाओं का योग करते हैं। आपने कहा सर L में जोड़ेंगे B, B में जोड़ेंगे L और L में जोड़ देंगे B। तो यहाँ से निकल के आ गया 2 तो L और प्लस का 2B, 2 हमारा कॉमन आ गया तो ये बन गया L प्लस का B। ठीक है, जो चीज़ हमने ऊपर पढ़ी है। क्लियर? तो ये तो हो गया आयत का परिमाप, 2 गुणा लंबाई प्लस का चौड़ाई। इसके बाद में देखिए हमारे पास बात की जाती है यहाँ पर विकर्ण को लेकर, और विकर्ण बताइए वो भी किसका? तो आप कहोगे सर आयत का विकर्ण। मैंने कहा आयत का विकर्ण क्या होगा? तो आयत का जो विकर्ण है वो हमारे पास में निकल के आएगा यहाँ से √L² प्लस का B²। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने ये प्रश्न पूछ लिया कि सर बताओ आयत का जो विकर्ण है ये √L² प्लस का B² कैसे आया? तो ये भी तो चीज़ बताना जरूरी है, क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनो, डायरेक्ट सूत्र लिखाने से काम नहीं चलेगा। एग्जामिनर प्रश्न वहाँ से पूछेगा जिसके अंदर हमारे को घुसना पड़ेगा और वहाँ से फिर एक एक चीज़ का मान निकाल कर फिर हमें सूत्र का यूज करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी मेरी बात को आप लोग है ना गौर से समझना। यहाँ से जिस चीज़ के लिए मैं बार बार आप यहाँ पर सिखाने का जो आपको प्रयास कर रहा हूँ वो मेरा ये है कि बिल्कुल बेसिक से तैयार करना है इसके एक एक पॉइंट को। ये हमारा आयत है, आपने कहा सर ये विकर्ण है। अब यहाँ से आपने क्या देखा?
सर विकर्ण क्या करेगा, एक आयत को दो भागों में बांटने का काम करेगा और प्रत्येक भाग बताओ हमारा क्या कहलाएगा, एक समकोण त्रिभुज। मुझे बताइए क्या कहलाएगा, तो आपने कहा सर ये आ गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखो इसको आपने नाम दिया ए बी सी और इसको हमने क्या नाम दे दिया, डी। मैंने कहा समकोण त्रिभुज दो है, एक तो कौन सा है, आप कहोगे त्रिभुज एबीसी। ये एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है जहां कोण बी क्या है बताओ हमारा, समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण है। और अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, त्रिभुज ए डी सी की, तो आप कहोगे सर ये जो त्रिभुज एडीसी है ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर जो कोण डी है वो हमारा बताओ क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर समकोण होगा। ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है। अब देखो समकोण त्रिभुज के अंदर हमें पता है कौन सी प्रमेय लागू होती है, तो आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज के अंदर हमारे पास में जो प्रमेय काम में आती है वो आएगी कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। क्लियर, आपने कहा पाइथागोरस प्रमेय, ये आ गई दोस्तों हमारी पाइथागोरस प्रमेय। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो आप कहोगे सर दूसरा नाम होगा इसका बोधायन प्रमेय। क्लियर, एक हो गई पाइथागोरस प्रमेय और इसी को क्या कहा जाता है बताओ, बोधायन के नाम से जाना जाता है। पाइथागोरस एक गणितज्ञ का नाम था, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है हमारे से कि भैया अगर कर्ण का स्क्वायर करोगे तो वो बराबर आएगा किसके, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय हमारे से ये कहती है कि यदि मान लीजिए आपके पास में एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो बनने वाला जो त्रिभुज होगा या जो प्राप्त त्रिभुज होगा बताओ वो कैसा होगा, एक समकोण त्रिभुज। राइट, चलिए अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये जो हमारा आयत है जिसके अंदर हमने समकोण त्रिभुज लिया एबीसी, ये हो गया इसका आधार कौन सा, बीसी, क्योंकि ये बीसी के ऊपर टिका हुआ है, और ये हो गया लंब जो इसके साथ 90 डिग्री के कोण बना रहा है, एबी। तो बताइए तीसरी वाली जो भुजा बची सबसे बड़ी जो तिरछी वाली भुजा है वो कौन सी होगी, कर्ण। क्लियर, तो यहां से आप कहोगे सर ये हमारे पास में बन जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा मुझे बताइए AC क्या है, तो आपने कहा सर AC तो हमारा विकर्ण है। AC बताओ क्या है यहाँ पर, AC विकर्ण है, तो यह आ जाएगा विकर्ण का स्क्वायर। AB क्या थी, आपने कहा सर AB तो क्या नाम से इसकी चौड़ाई है, तो AB हो गई चौड़ाई, यह आ गया चौड़ाई का स्क्वायर, और BC क्या थी इसकी लंबाई, यह आ गया हमारा लंबाई का स्क्वायर। क्लियर, अब मुझे बताइए यहाँ से मेरे को चाहिए केवल बच्चों विकर्ण का मान, तो ये तो आ गया हमारा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, अंडरवुड, और फाइनली चीज़ जिसको हम यहाँ पर चाह रहे थे वो निकल के आ गया हमारे पास में आयत का विकर्ण, जो हमने पढ़ा था लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तीन चीज़ें हमने पढ़ा सर, एक आएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, एक होगा आयत का परिमाप 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस का चौड़ाई, और एक आ गया आयत का विकर्ण जिसमें हम लोग बात करेंगे सर अंडरवुड लंबाई का स्क्वायर प्लस का चौड़ाई का स्क्वायर। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर यानी आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है,
90 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद मैं बढ़ता हूँ अगले पेज की तरफ। तो आप कहोगे सर आयत के बाद में आगे हम बात करेंगे किसकी, वर्ग की। बताइए वर्ग को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे सर वर्ग को स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा स्क्वायर। वैसे तो हम लोग यही पढ़ते हैं कि सर अगर किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या का क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है, राइट। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर क्षेत्रमिति की। तो वर्ग की आकृति को पहचानिए। वर्ग क्या है सर, वर्ग एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज तो है, लेकिन ये तो बताओ कैसा चतुर्भुज है, तो आप कहोगे सर ये हमारा क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बोलो क्या होती है, समान माप की होती है। ठीक है, ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। वर्ग में आगे इसका मतलब सर ये अगर 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5, ये भी कितना होगा 5, और ये भी कितना होगा 5। पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर पहला पॉइंट है वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग में हमने क्या पढ़ा, वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान माप की होती है। ठीक है, प्रत्येक भुजा समान माप की है, इसका मतलब इसको हमने नाम दे दिया P, Q, R और S। तो आप कहोगे सर PQ का मान किसके बराबर आ गया, बताइए, QR के बराबर। QR का मान किसके बराबर आ गया, RS के बराबर। और RS का मान किसके बराबर आ गया, तो आपने कहा सर PS के बराबर। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान माप की होगी उसे वर्ग कहा जाएगा। और दूसरी बात, वर्ग का प्रत्येक कोण भी कितने डिग्री का होता है, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये याद रखना, वर्ग का प्रत्येक कोण हो जाएगा, बताइए कितने डिग्री का, तो आपने कहा सर 90 डिग्री का। क्लियर। अब मैं आऊंगा सीधा यहाँ पर वर्ग के क्षेत्रफल के ऊपर। आपने कहा सर वर्ग का क्षेत्रफल वही होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लेकिन यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें समान है, तो हम लोग कहेंगे भुजा इंटू भुजा। और जब भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो बताओ क्या बन जाएगा, भुजा स्क्वायर। यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास में निकल के आ गया भुजा स्क्वायर। और अगर मैं बात करूंगा वर्ग के परिमाप की, तो आप कहोगे सर वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा क्यों आया, क्योंकि भुजा में भुजा को जोड़ेंगे तो 2 गुना भुजा, 2 गुना भुजा में एक और भुजा को जोड़ेंगे तो 3 गुना भुजा, और 3 गुना भुजा में एक और भुजा को जोड़ेंगे तो बताइए हमारे पास में क्या निकल के आएगा। आपने कहा सर 4 गुना भुजा। क्लियर। तो यह आ गया वर्ग का परिमाप। अब वर्ग के परिमाप के बाद में वो हमारे से पूछेगा साहब कि बताओ वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो याद रखना वर्ग का विकर्ण होता है दोस्तों अंडर रूट का 2 इंटू भुजा। बताइए क्या होगा, अंडर रूट का 2 इंटू भुजा। मैं उस चीज़ पे लेके चलूँगा जहाँ से ये बन के निकला है, विकर्ण अंडर रूट का 2 इंटू भुजा। सुनिए, आपने कहा सर अगर बात करें PSR की तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, और ये आ गया इसका विकर्ण। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, यानी यह आ जाएगा विकर्ण स्क्वायर बराबर भुजा का स्क्वायर प्लस भुजा का स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर में अगर भुजा स्क्वायर को जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा,
2 गुना भुजा स्क्वायर, और 2 गुना भुजा स्क्वायर बराबर क्या आएगा, विकर्ण का स्क्वायर। तो उधर से अगर रूट हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो यह आ जाएगा हमारे पास में विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 गुना भुजा स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट भी हट जाता है, तो भुजा से अंडर रूट तो हट जाएगा और किस पे रह जाएगा, 2 के ऊपर। तो फाइनली आंसर निकलेगा हमारा यहाँ से कि वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट 2 इंटू भुजा, राइट। एक और बात आप लोग यहाँ पर दोस्तों याद रखना कि अगर मान लीजिए आपको विकर्ण दे दिया जाए, ठीक है, सपोज कीजिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं वर्ग को लेकर और प्रश्न के अंदर हमारे को भुजा मालूम नहीं है, उसने कह दिया विकर्ण। तो उस कंडीशन में देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर विकर्ण का स्क्वायर दे दिया जाए तो एक काम कीजिए, सॉरी अगर विकर्ण देगा तो हम क्या करेंगे, उस विकर्ण का स्क्वायर करेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे। जब विकर्ण का स्क्वायर करके उसमें 2 का भाग देंगे तो बताओ हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा। तो आपने कहा सर वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास में निकल कर आ जाएगा। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और जहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनता है, मैंने आपसे पूछा कि विकर्ण पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, इस बात को सुनना आप सभी ध्यान से। मैंने कहा विकर्ण के ऊपर बनने वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो विकर्ण पर बनने वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो हमारे पास में निकल के आ जाएगा, क्या नाम से, पहले का 2 गुना। इस कंडीशन को हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। मान के चलिए दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, एक वर्ग है, ठीक है, ये हमारा एक वर्ग हो गया और ये बताओ क्या आ गया उस वर्ग का विकर्ण। हमने क्या किया, इस वर्ग के विकर्ण के ऊपर एक वर्ग बना दिया इस प्रकार से, वर्ग बना दिया। देखो ये वाला वर्ग हमारे पास में बन गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था सर, पहले वाला वर्ग था A B C और D और बाद वाला हो गया A C E और F। तो हमारे से पूछा गया था विकर्ण कौन सा है, मुझे बताओ वर्ग का विकर्ण कौन सा है। तो आपने कहा सर वर्ग का जो विकर्ण है ना वो आ गया AC। तो AC के ऊपर कौन सा वर्ग बना, आपने कहा वर्ग ACEF। तो वर्ग ACEF का जो क्षेत्रफल होगा, मैंने क्या कहा, इस ACEF का जो क्षेत्रफल होगा वो 2 गुना होगा किसके क्षेत्रफल का। तो आप कहोगे सर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। ये चीज आप लोग यहां से याद रखना। अगर मान लीजिए दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल की यहां पर बात करूं, मैंने आपसे कहा हमारे पास में एक वर्ग है और उस वर्ग की भुजा कितनी है, आपने कहा सर 4 सेंटीमीटर। भुजा 4 सेंटीमीटर है। पहला प्रश्न मैंने पूछा वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो आप कहोगे सर भुजा दे दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा भुजा इंटू भुजा यानी 4 इंटू 4। तो 4 का कितना होगा 16 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने पूछा एक काम करो इसका परिमाप निकालो। आपने कहा सर परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप का मतलब होगा चारों ओर की माप यानी 4 प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस का 4 कितना हुआ 16, या सीधा सा कह देंगे 4 इंटू भुजा, तो यह आ जाएगा 4 चौको 16 सेंटीमीटर।
ये आ गया हमारे पास में परिमाप। अब तीसरा वो हमारे से पूछेगा कि एक काम करो साहब, विकर्ण ज्ञात करो। तो विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट का 2 इंटू भुजा। भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 4 अंडर रूट का 2 सेंटीमीटर। ये विकर्ण निकल के आ गया। अब मैंने कहा एक काम कीजिए, ये विकर्ण आ गया। अगर विकर्ण से मैं क्या निकालना चाहूँगा बताओ? क्षेत्रफल निकालना चाहूँगा। तो हमने पढ़ा था अभी कि सर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा विकर्ण का स्क्वायर, यानी 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर और बटे में कितना आएगा? 2। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट तो हट जाएगा, 2 बचेगा, बटे में आ गया 2। 2 में 2 का भाग दिया तो बताओ कितना आया? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी दोनों स्थितियों के अंदर वही आंसर निकल के आ गया। बताओ कितना? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई ना बात समझ में? तो ये हो गया साहब वर्ग, उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप, विकर्ण, और विकर्ण देकर उसका क्षेत्रफल। अब जिस चीज़ की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि सर विकर्ण के ऊपर जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल 2 गुना होगा पहले वाले का। इस चीज़ को भी एक बार चेक करके दिखाओ। तो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना आया? आपने कहा सर पहले वाले का क्षेत्रफल आ गया कितना? 16। अब बाद वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बाद वाला वर्ग किसके ऊपर बना था? पहले वाले के विकर्ण के ऊपर। तो पहले वाले का जो विकर्ण होगा वो बाद वाले त्रिभुज की क्या होगी? भुजा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। तो आप कहोगे सर 4 अंडर रूट 2 को गुणा करेंगे 4 अंडर रूट 2 से, तो वही चीज़ आएगी सर 16 गुणा अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट तो हट जाएगा, क्या बच जाएगा? 2। तो 16 दूनी कितना आया? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने कहा सर 16 इंटू 2 गुना कितना आ गया? 32। आई बात समझ में? ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई यहाँ पर दोस्तों। किसको लेकर? एक वर्ग को लेकर। वर्ग में इन्हीं चीज़ों से प्रश्न पूछेगा। अच्छा, एक बात और आप लोग याद रखना। देखो मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा वर्ग एक आयत होता है। दोस्तों सुनना आप लोग मेरी बात। मैंने कहा यार वर्ग एक आयत होता है क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जबकि वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। अब अगर वर्ग में चारों भुजा बराबर है तो इसका मतलब सर कन्फर्म है। और वो चीज़ कन्फर्म क्या है? वो चीज़ सर कन्फर्म ये है कि चारों ही भुजाएं अगर बराबर है तो आमने सामने की भुजा तो निश्चित बराबर होगी। अगर उसके विकर्ण बराबर होते हैं सर, किसके? आयत के, तो वर्ग के विकर्ण भी बराबर होंगे। आयत के विकर्ण अगर परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वर्ग के विकर्ण भी परस्पर एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। इस कारण वर्ग एक आयत होता है, परंतु आयत एक वर्ग नहीं हो सकता। याद रखना दोस्तों आप लोग ये चीज, वर्ग एक आयत होता है लेकिन आयत कभी भी क्या नहीं हो सकता? वर्ग नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हम लोग बात करते हैं। आयत के बारे में हमने पढ़ा, वर्ग के बारे में हमने पढ़ा। अब तीसरी आकृति हम लोग यहां पर लेंगे दोस्तों, कौन सी? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज नाम से तो मालूम चल गया सर आमने सामने की भुजा क्या होगी? समांतर होगी। लेकिन इसकी जो सही डेफिनेशन है, इसकी जो सही परिभाषा है, वो हमारे पास में देखो क्या निकल के आएगी। सुनना ध्यान से आप लोग। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है, मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी
आमने सामने, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो एवं समान माप की हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो एवं समान माप की हो, बताओ उसे क्या कहा जाता है? समांतर चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए किस प्रकार से बनेगा हमारा एक समांतर चतुर्भुज। इस तरह से ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो गया। इसको हमने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हो जाएगा इसका एक विकर्ण और ये आ जाएगा इसका दूसरा विकर्ण। ठीक है दोस्तों, दोनों विकर्ण आ गए हमारे पास में, और विकर्णों को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया यहां से? ओ। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होगा? ए बी है ना, किसके समांतर है? तो आप कहोगे सर डी सी के। ए बी डी सी के समांतर है और ए बी का मान किसके बराबर है? डी सी के बराबर है। इसी प्रकार ए डी बताओ किसके समांतर है? तो आप कहोगे सर बी सी के समांतर। बी सी की क्या है? समांतर है। और ए डी किसके बराबर आ जाएगी? तो आप कहोगे सर बी सी के क्या आ जाएगी? बोलो यहाँ से बराबर आ जाएगी। क्लियर? दूसरी बात, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, ये विकर्ण क्या करता है दोस्तों? एक समांतर चतुर्भुज को दो समान भागों में बांटने का क्या करता है? काम करता है। याद रखना आप लोग ये मेरी बात, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो एक समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों के अंदर बांटने का क्या करता है? काम करता है। क्लियर? दूसरी बात, आयत में हमने क्या देखा था? आयत है ना एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज कभी भी क्या नहीं होता? एक आयत नहीं होता। ये चीज आप लोग याद रखना। मैंने कहा आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु समांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं हो सकता। क्लियर? आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु समांतर चतुर्भुज बताओ क्या नहीं हो सकता? एक आयत नहीं हो सकता। दूसरी बात, इसके अंदर देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो होगा हमारे पास में आधार गुणा ऊंचाई। बोलो क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। अब इसका मतलब ये है सर ऊंचाई कौन सी होगी? तो मान के चलिए ये हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है और इसको हमने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। तो ये जो सी डी हमारे को दिखाई दे रही है ना, ये तो क्या हो जाएगा बताओ? इसका आधार हो जाएगा। और अगर इसकी आपको ऊंचाई चाहिए तो हमें एक विकर्ण डालना पड़ेगा। यहाँ से देखो जो लंब होगा बिल्कुल सीधा, इसको भी आप लोग है ना क्या कहोगे? ऊंचाई कहोगे।
ये लंब होगा जो इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। जैसे मान लीजिए मैंने कहा AD किसके ऊपर लंब है, आपने कहा सर DC के ऊपर। तो ये जो AD आपको दिखाई दे रही है ना, ये AD यहाँ पर किसका काम करेगी, ये ऊंचाई का काम करेगी, क्योंकि ऊंचाई हमेशा सीधी ज्ञात की जाती है। या आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। बताओ ये भी हमारी क्या बनेगी, इसकी ऊंचाई बनेगी। क्लियर। तो हमने पढ़ा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, परिमाप वगैरह क्या होता है, इन सब चीज़ों का हमने अध्ययन किया था। और अगली जो क्लास होगी दोस्तों, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे फिर अगली आकृतियों के बारे में। तो तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।